लास्ट लेक्चर में अपन मसल्स डिस्कस कर रहे थे, मसल्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी, क्लियर? तो उसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक मसल है, ठीक है? एक मसल की अपीयरेंस किस तरह की होगी अगर हमें बताना हो तो देखो, जनरली एक मसल, लेट्स सपोज कि एक मसल है, ठीक है? ये एक मसल है, तो इस मसल की जो आउटर कवरिंग होगी ना, इस आउटर कवरिंग को पहले तो हम लोग कहेंगे कि ये एक मसल है, ठीक है? इसकी जो आउटर कवरिंग है उसे कहा जाता है एपिमाइसियम, एपिमाइसियम, क्लियर है? और ये एपिमाइसियम मसल कवरिंग है और ये हार्ड होती है जनरली, क्लियर है? मतलब एग्जैक्ट हार्ड नहीं कह सकते बट हार्ड होती है, या फिर हम लोग ऐसे लिख लो कि WFCT की बनी हुई होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस टिश्यू की बनी होती है। एग्जैक्ट हार्ड मतलब इसकी तरह हार्ड सॉलिड नहीं, हार्ड मतलब जो इंटैक्ट हो, जिसे डैमेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो। WFCT वाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस टिश्यू जहां प्रेजेंट होते हैं वहां थोड़ी सी स्टिफनेस आती है, क्लियर है? तो ये WFCT की बनी हुई एपिमाइसियम, एपी मतलब बाहर, माइसियम मतलब मसल्स की कवरिंग, क्लियर? अब मसल बनी हुई किस चीज की है? तो मसल बनी है बहुत सारे मसल बंडल्स से मिलकर के। तो मानो कि ये एक मसल बंडल है, ये दूसरा मसल बंडल है, ये तीसरा मसल बंडल है, ये चौथा मसल बंडल है इसके अंदर, क्लियर है? इस तरह से ये मसल बंडल से मिलकर के बनी है मसल, क्लियर? ये क्या है? ये मसल बंडल है, हम लोग कहेंगे कि ये एक मसल बंडल है। और मसल बंडल की जो कवरिंग है, मसल बंडल की जो कवरिंग है आउटर, इसे हम लोग कहते हैं पेरिमाइसियम, पेरिमाइसियम। पेरिमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है, क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है ये, क्लियर? नेक्स्ट, ये मसल बंडल अब किस चीज के बने हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो मसल बंडल्स बने हुए हैं। अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये मसल बंडल इस तरह से मसल फाइबर्स के बने हुए हैं, इस तरह से अरेंज्ड मसल फाइबर्स के बने हुए हैं। ये क्या है? ये मसल फाइबर्स है, ये मसल फाइबर्स है, क्लियर? अब एक मसल फाइबर एक मसल सेल के इक्वल होता है, एक मसल सेल होता है एक मसल फाइबर, क्लियर? ये एक मायोसाइट कह सकते हो तुम लोग, ये एक मसल सेल है मायोसाइट के इक्वल, ठीक है? या मायो फाइबर बोल दो, मायो फाइबर बोल दो, ठीक है? ये मायो फाइबर है, समझ लो। अब मायो फाइबर की जो कवरिंग होती है, मायो फाइबर की जो कवरिंग होती है, इसे क्या कहेंगे? तो देखो, मायो फाइबर की कवरिंग को हम लोग कहते हैं एंडोमाइसियम। जैसे न्यूरॉन्स की बात की थी, न्यूरॉन से नर्व बनती है, वहां कवरिंग की बात की थी एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, वैसे यहां कवरिंग है एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम, एंडोमाइसियम, क्लियर? समझ लो। ये एंडोमाइसियम जो है, एंडोमाइसियम जनरली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, क्लियर? जनरली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और ये भी कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ही है, बट यहाँ कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू भी होते हैं, जैसे हम लोग कहें ये एरियोलर टिश्यू की कवरिंग है, एरियोलर टिश्यू, ठीक है? ये एंडोमाइसियम है। तो ये मसल फाइबर की कवरिंग, मसल की कवरिंग एपिमाइसियम, मसल बंडल की कवरिंग पेरिमाइसियम, मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम, क्लियर? समझ रहे? ये मानो की मसल है, ठीक है? देखा जाए थोड़ी सी डिटेल में कि मसल फाइबर किस चीज के बने हुए हैं, तो मसल फाइबर्स इस तरह अरेंज मसल फाइब्रिल्स के बने होते हैं। ये क्या है? ये मसल फाइब्रिल है, ये क्या है?
मसल फाइब्रिल के बने हुए हैं इस तरह से, समझ रहे हो? ये क्या है, तो यहाँ लगाओ एरो, ये मसल फाइब्रिल है जिन्हें हम लोग कह सकते हैं मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल्स। क्लियर है? मायोफाइब्रिल्स को हम लोग जनरली मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर? और मायोफिलामेंट दो तरह के होते हैं, समझ रहे हो? मायोफिलामेंट मेनली दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो एक्टिन और एक मायोसिन। क्लियर? एक्टिन और मायोसिन दो तरह के, समझ रहे हो? ये तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। इससे बड़ी यूनिट इससे मिलकर के बना है मायोफाइबर या मसल सेल, समझ रहे हो? वो दिख रहा है मायोसाइट, ये बना है। अब मायोसाइट मसल सेल मायोफाइबर से मिलकर के मसल बंडल बना है। अब मसल बंडल से मिलकर के मसल बनी है, समझ रहे हो? ये इस तरह से पूरी मसल का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ये क्या है? पूरी मसल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ अगर हमें यूनिट बतानी हो तो हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट है मसल सेल मायोसाइट मायोफाइब्रिल। क्लियर है? मसल फाइब्रिल, सॉरी फाइब्रिल नहीं, फाइबर, ये यूनिट है इसकी, समझ रहे हो? और अगर हम लोग कहें तो मसल के ब्रैकेट में लिख लो, मसल की कवरिंग है एपिमाइसियम, मसल बंडल की कवरिंग है पेरिमाइसियम, और मसल फाइबर की कवरिंग है एंडोमाइसियम। क्लियर? ये इस तरह से WFCT कवरिंग है, WFCT कवरिंग। क्लियर? ये नोट करो, ये मसल का डायग्राम, ये है जिसे हम लोग मसल कहते हैं, ये है जिसे हम मसल कहते हैं। नोट करो जल्दी। हो गया? ये है जिसे मसल कहा जाता है। तो मसल बंडल से बनी है, मसल बंडल मसल फाइबर से बना है, मसल फाइबर मसल फाइब्रिल से बना है। क्लियर? और मसल फाइब्रिल दो तरह के हैं, इनर मायोसिन, समझ रहे हो? ये एपी पेरी एंडो, एंडो पेरी एपी, ये सीक्वेंस है, समझ लो? किसका? कवरिंग से। ये नोट हो गया सर? बना दिया? क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो यूनिट हम कह रहे हैं मसल सेल, मसल फाइबर या मायोसाइट मायोफाइबर जिसे कह रहे हैं, ये क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें क्या कुछ होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है? तो अपन बात कर रहे हैं मसल सेल की, मसल सेल की, या फिर मायोसाइट बोल दो इसे, या फिर मायोफाइबर बोल दो। ये कंफ्यूज मत होना है, मायोफाइबर मायोफाइब्रिल दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो? ये अब ये एक सेल है, हम लोग इसे कह रहे हैं कि ये एक सेल है, ठीक है? तो एक सेल में जनरली दो पार्ट माने जाते हैं। इस मायोसाइट के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है इसे। दो पार्ट कौन कौन से? तो एक है इसकी आउटर कवरिंग, सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा बोलते हैं जैसे। अब ये कौन सा सेल है? मसल सेल है, मायोसाइट है, ठीक है?
मायोसाइट, मसल के लिए वर्ड मायो भी यूज होता है, और एक याद करो मसल के लिए वर्ड सार्को भी यूज होता है। हम लोगों ने कहा था सार्कोलोजी, क्लियर है? तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो प्लाज्मा लेमा है, उसे मैं मायोलेमा बोल सकता हूं या सार्कोलेमा बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? चलो, तो इसकी आउटर कवरिंग है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इसकी आउटर कवरिंग है, जिसमें क्या होता है? जिसमें प्लाज्मा लेमा तो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और साथ में कोलेजन फाइबर भी होते हैं, कोलेजन फाइबर, क्लियर है? ये प्लाज्मा लेमा और कोलेजन फाइबर, ये सार्कोलेमा। सेकंड, इसका जो साइटोप्लाज्म है, अब मसल सेल है, जब इसकी कवरिंग को, इसकी प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा कहा, तो साइटोप्लाज्म को भी सार्कोप्लाज्म ही कहेंगे, है ना? सार्कोप्लाज्म, क्लियर है? अब इसके सार्कोप्लाज्म में काफी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। भाई सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जनरल सी बात है, सेल की सेल ऑर्गेनेल भी यही होगी, सेल में अदर मटेरियल्स होंगे वो भी सारे यही होंगे, तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है? दो पार्ट कौन कौन से? पहला हम लोग कहेंगे, यहां हम लोग सारी सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारी सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेल। सेकंड, अदर मटेरियल्स यहां काउंट किए जाएंगे, क्लियर? अगर सेल ऑर्गेनेल की बात की जाए तो मसल सेल्स जो है ना, मसल सेल्स जो है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है जनरली नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस की तरह नहीं होता। इनके अंदर न्यूक्लियस, याद करो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तो उसमें न्यूक्लियस बनाए हैं, और न्यूक्लियस बनाए हैं ना, न्यूक्लियस जनरली एक से ज्यादा ही होते हैं, तो मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंसीशियल है, सिंसीशियल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, क्लियर? इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी नॉर्मल सेल से अलग होता है ना? इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी नॉर्मल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से अलग होता है, और इसके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सार्कोसोम, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी नॉर्मल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग होता है, उसे हम लोग अलग टर्म देते हैं, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल की फॉर्म में फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ नॉर्मल सेल में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और यहाँ ये माइक्रोफिलामेंट्स मायोफिलामेंट्स कहलाएंगे। मायोफाइब्रिल याद आया? मायोफिलामेंट्स, क्लियर? एक्टिन, मायोसिन, ये होगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगर हम लोग जनरल सा डिस्कशन करें तो यहाँ कुछ और भी मटेरियल हमें देखने को मिल जाता है। चलो सेल ऑर्गेनेल के लिए तो ये चीजें सफिशिएंट है, ये बहुत डिफरेंशिएटिंग है, इनसे पता चलता है। बट और डिफरेंस क्या होता है, और स्पेशल पॉइंट है कि भाई इनमें भी जो मॉडिफिकेशन हुई है ना, वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। नॉर्मल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कतई एक बहुत बेसिक सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस शो करता है। क्या करता है? नॉर्मल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर नहीं होता, जबकि मसल सेल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसाइट का, मायोसाइट का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करता है, कैल्शियम स्टोरेज, ये कैल्शियम स्टोरेज प्रेजेंट है इसके पास, समझ लो? ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट, हम लोगों ने कहा कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। अदर एलिमेंट्स में यहाँ क्या होगा, तो देखो अदर एलिमेंट्स अगर डिस्कस करें तो हमें मसल सेल में ग्लाइकोजन ज्यादा देखने को मिलेगा,
तो ग्लाइकोजन होता है, लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ हमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से? जैसे एक एंजाइम है एटीपेज, एक एंजाइम है एटीपेज। नेक्स्ट एंजाइम यहाँ है सीपीकेज। क्लियर है? और एक एंजाइम है काइनेज। क्लियर है? ये है, ये एंजाइम यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ हमें एक स्पेशल सा पॉइंट हो रहा है कि अलग ही टाइप का पिगमेंट देखने को मिलेगा नॉर्मल सेल्स की बजाय। तो इस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं मायोग्लोबिन पिगमेंट। मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन पिगमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये सब कुछ इसके अदर एलिमेंट्स में होता है, ये यहाँ प्रेजेंट है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। समझ लो। अब एक पॉइंट यहाँ छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं जरा बच्चे के लिए। एक साइड हम लोग कह रहे हैं कि मसल सेल्स सिंसिशियल होती हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसे हुई? तो इसको हम लोग एक कंपैरेटिव पॉइंट की तरह पढ़ते हैं। याद करो, हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी पढ़ी, ठीक है? तो आरबीसी का डेवलपिंग सेल, जहां से आरबीसी एरिथ्रोसाइट डेवलप हो रही है, वो था एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट सेल था। क्लियर? एरिथ्रोब्लास्ट सेल न्यूक्लिएटेड था। क्लियर? न्यूक्लिएटेड था। और इसकी जो डेवलपमेंट हुई जिससे एरिथ्रोसाइट बना है, जिससे एरिथ्रोसाइट बना है, वो सेल ई न्यूक्लिएटेड हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, ई न्यूक्लिएटेड था, न्यूक्लियस नहीं था। तो यहाँ जब डिफरेंस क्रिएट हुआ ऐसा, तो ऐसा डिफरेंस हमें मसल सेल में भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि भाई नॉर्मल मसल सेल के अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं। क्यों हुए? ये देखने को मिलता है कि ये डेवलप किससे हुआ है। ये डेवलप हुआ था उस सेल को हम लोग कहेंगे मायोब्लास्ट सेल। क्लियर है? मायोब्लास्ट सेल। और मायोब्लास्ट सेल भी नॉर्मल आरबीसी की जैसा ही न्यूक्लिएटेड था, एक ही न्यूक्लियस था इसमें, ठीक है? न्यूक्लिएटेड था। बट डेवलपमेंट का डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया? कि भाई इस तरह से डेवलप हुआ, जब ये मायोसाइट बना ना, मसल सेल बना, तो इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए, ठीक है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसे हम लोग सिंसिशियल बोलते हैं, जिसे सिंसिशियल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मसल्स और आरबीसी में डेवलपमेंट का डिफरेंस है, याद रख लेना। दोनों पॉइंट एक साथ याद रखोगे तो दो पॉइंट क्लियर हो जाए, बेनिफिट है ना? चलो जल्दी निपटाओ। जल्दी निपटाओ तुम लोग। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिशियल हो गया मायोसाइट, ठीक है? वो उन लोगों ने डिफरेंस में भी लिखा ही, वो उन लोगों ने डिफरेंस में भी लिखा ही, ठीक है? क्या हुआ? पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अबे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, लिख लो दोबारा ढंग से लिख लो। अगर लिखना चाहो तो पीएम मोदी नहीं है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये हो गया, ये डिफरेंसेस नोट किए।
अब अपन डिस्कस करते हैं इनको थोड़ी सी डिटेल में। न्यूक्लियस सिंथेसिस हुआ हम लोगों ने देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं ये हम लोगों ने जान लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफिकेशन क्या हुई, कैल्शियम स्टोर कर लिया, ये हमें पता है। मायोफिलामेंट्स डिस्कस करने जो इसके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल में, वहां अब मायोफिलामेंट्स डेवलप हो गए, ठीक है, जब ये मसल सेल बना। मायोफिलामेंट्स एक्टिन मायोसिन, ये हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या पॉइंट उठाना है जिसकी बात करनी है, तो हमें ग्लाइकोजन क्यों प्रेजेंट है ये देखना है, लैक्टिक एसिड क्यों प्रेजेंट है ये देखना है, एंजाइम किस काम आते हैं ये देखना है, और मायोग्लोबिन पिगमेंट किस वजह से है ये देखना है। क्लियर है, समझ लो, ये नोट किया सारा। अब चलते हैं अपन पॉइंट्स की डिटेल में। हम लोगों ने कहा सबसे पहले कि यहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट है, वहीं से पॉइंट स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक रेगुलराइज्ड मैनर में डिस्कशन होगी। यहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट है और एंजाइम 3 तरह के हैं, ये तीनों एंजाइम किस काम आते हैं ये देख लो। तो भाई मसल्स की जो मूवमेंट है, मसल्स का जो फंक्शन है, मसल्स की जो मूवमेंट है, हमें पता है कि वो एक्टिव मूवमेंट होती है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ हाथ को लेकर के आ रहे हैं ना, हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जो मसल मूव कर रही है उन मसल्स में मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी यूज कर रही है, एटीपी यूज कर रही है। ये कैसे पता चलता है भाई, मसल एक लिमिट के बाद थक जाती है ना, क्यों थकती है, एनर्जी कमी हो जाती है, और भी रीजन है, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन वगैरह, तो एनर्जी यूज होती है, हमें एनर्जी चाहिए इसलिए ताकि हम लोग हमारी मसल्स को फंक्शनल कर सकें, फंक्शनल बना सकें। अब मुर्दे के मसल्स को मूव नहीं करती, उनमें स्टिफनिंग आ जाती है, क्यों, क्योंकि एटीपी एनर्जी नहीं मिलती उसे, ठीक है, क्योंकि डेड हो गया वो, समझ लो ये है। तो एटीपी यूज होती है। अब एटीपी यूज कैसे की जाती है, तो मसल सेल्स में एटीपी को यूज करने के लिए एटीपी को तोड़ा जाता है, और तोड़ता कौन है, तोड़ेगा एटीपेज, एटीपेज एंजाइम तोड़ देगा किस फॉर्म में, एटीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, 2 बना देगा। एटीपी यानी एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ दिया, फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी मसल ने यूज कर ली। अब हमारे पास एंड प्रोडक्ट एटीपी आईपी बच गया। इसका क्या कर सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ दूसरा एंजाइम काम आएगा। ऐसे तो फिर एक तरह से तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी नहीं, तो खत्म हो जाएगी, तो फिर एनर्जी सिंथेसाइज की जाती है। इस एंड प्रोडक्ट का यूज किया जाता है कैसे, कि भाई हमें एटीपी मिला, ऐसा ही एक एटीपी दोबारा एटीपी टूटने से मिला होगा, 2 एटीपी को मिला करके एक एंजाइम होता है यहाँ जिसे हम लोगों ने काइनेज कहा है। अब वो काइनेज एंजाइम कहाँ है, मसल में प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग पर्टिकुलर कह देते हैं ये मायोकाइनेज है, मसल का काइनेज एंजाइम है। काइनेज नाम जहां भी आ गया, जहां भी काइनेज टर्म यूज होगी, मतलब समझ लेना यहाँ एटीपी सिंथेसाइज हो रही है किसी भी केस में बायोलॉजी में। काइनेज का मतलब एटीपी बनाने वाला। ये एटीपी कैसे बनाएगा, एटीपी से एटीपी बना देगा, और जो फॉस्फेट जोड़ी है वो कहां से उठाएगी, दूसरी एटीपी से, तो वो एटीपी क्या होगी, एएमपी, मोनोफॉस्फेट होगी। अब समझ आया, इसके पास 2 फॉस्फेट थी, इसके पास 2 फॉस्फेट थी, काम नहीं आ रही थी, एक के पास 3 हो तब तो काम आए, तो इससे लेकर के इसको दे दिया, इस वाली तो काम आ जाएगी, 3 हो गई, ये अकेली रहेगी, ठीक है, समझ लो। चलो ये तरीका है यूज करने का। सेकंड दूसरा मेथड एटीपी बनाने का, मसल्स क्या यूज करती हैं, तो मसल्स यूज करती हैं एटीपी, क्लियर है, जो कि यहाँ बढ़ेगा, और एटीपी को मिक्स कर देती हैं किसके साथ, यहाँ एक प्रेजेंट होता है फॉस्फोजन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और ये मिक्स करने का काम कौन करता है, नेक्स्ट एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा, हम लोगों ने लिखा था सीपीकेज। सीपीकेज क्या है, भाई नाम से पता चल जाएगा तुम्हें, सीपीकेज का नाम होता है क्रिएटिनिन फोस्फो काइनेज। अब नाम क्या आया, काइनेज एटीपी बनाएगा किससे, क्रिएटिनिन फोस्फो, क्रिएटिनिन फॉस्फेट को यूज करके। क्रिएटिनिन फॉस्फेट को कैसे यूज करेगा भाई, एटीपी को एक फॉस्फेट चाहिए, ये क्रिएटिनिन का एक फॉस्फेट उठा करके एटीपी को दे देता है, ठीक है।
समझ रहे हो? क्रिएटिनिन का एक फॉस्फेट जो इसके पास है वो उठा करके एटीपी को दे देता है, तो एंड प्रोडक्ट में हमें मिल जाता है एटीपी। क्लियर है? जैसे दोबारा एटीपी तोड़ देगा और एनर्जी यूज कर लेगा, और साथ में बच जाता है साइड प्रोडक्ट क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन बच जाता है। अब क्रिएटिनिन को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, इसका एक्सक्रीशन होता है, और हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा भी है। क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट किया जाता है। क्रिएटिनिन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, इसका रिजर्वेशन होता ही नहीं है, समझ रहे हो? इसको तो निकाल ही दिया जाता है, इसीलिए निकाल देता है क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट बना है, समझ रहे हो? तो इस तरह की ये तीन रिएक्शंस है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। तीनों एंजाइम का यूज देख लिया। काइनेज मसल में प्रेजेंट है, इसलिए पर्टिकुलर नाम मायोकाइनेज दे देते हैं इसे, समझ रहे हो? काइनेज क्रिएटिनिन फॉस्फेट पे काम कर रहा है तो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज नाम दे दिया इसे। ये इस तरह से टर्म्स यूज हुई है। क्लियर है? अब क्रिएटिनिन फॉस्फेट है क्या? तो एक चीज याद रखो, एनिमल्स में फॉस्फोजन नाम का एनर्जी सोर्स होता है। फॉस्फोजन नाम का एनर्जी सोर्स होता है। क्लियर है? ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? फॉस्फोजन नाम का एनर्जी सोर्स होता है, समझ गए? अब दो तरह के फॉस्फोजन देखने को मिलते हैं, किसमें? अलग अलग टाइप की एनिमल कैटेगरीज में। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स तो वो अलग टाइप का फॉस्फोजन रखते हैं, और बात करें वर्टिब्रेट्स की तो वो अलग टाइप का फॉस्फोजन रखते हैं। हम लोग क्या हैं? वर्टिब्रेट्स, और हमारे अंदर कौन सा फॉस्फोजन प्रेजेंट है? दिख रहा है ना, लिखा है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, तो ये अपना फॉस्फोजन है। क्या है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्रिएटिनिन फॉस्फेट अपना फॉस्फोजन है। और अगर बात करें इनवर्टिब्रेट्स की तो इनका फॉस्फोजन होता है फॉस्फो आर्जिनिन। फॉस्फो आर्जिनिन। अपनी क्रिएटिनिन फॉस्फेट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, फॉस्फो क्रिएटिनिन, फॉस्फोक्रिएटिनिन। ठीक है? तो फॉस्फोक्रिएटिनिन या क्रिएटिनिन फॉस्फेट तो अपना एनर्जी सोर्स है, अपना फॉस्फोजन है, और इनवर्टिब्रेट्स का फॉस्फोजन है फॉस्फो आर्जिनिन। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है? समझ रहे हो? ये फॉस्फोजन है, और ये एंजाइम से जो यूज होते हैं। निपटाओ, नोट करो, समझे? ये फॉस्फोजन है और ये एंजाइम्स हैं जिनको हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, अभी अदर्स में एंजाइम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कुछ और पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने कहा था कि भाई मसल्स में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब वो मायोग्लोबिन डिस्कस करते हैं। ठीक है? मायोग्लोबिन पिगमेंट लिखो। जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, यहाँ मसल्स में मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन पिगमेंट लिखो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहेंगे कि भाई ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। किसका है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ रेड मसल फाइबर्स। जिसमें ये प्रेजेंट होगा ना, वो मसल फाइबर रेड कलर की हो जाएगी। रेड मसल फाइबर्स या रेड मसल सेल्स, ठीक है, उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्लियर है? समझ लो। मायोग्लोबिन पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है, तो ऑक्सीजन कैरी करेगा। कैरी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, बट हीमोग्लोबिन से इसके पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, एक स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर नहीं करता, और ये ऑक्सीजन स्टोर कर सकता है। कैन स्टोर ऑक्सीजन।
क्लियर, ऑक्सीजन स्टोरेज प्रेजेंट है इसके पास, ये स्टोर कर सकता है। सेकंड, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड का अमीनो एसिड है, क्लियर है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है और उसके अंदर कितने अमीनो एसिड हैं, 153 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, क्लियर है, 153 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, क्लियर, समझ लो ऐसा पिगमेंट है। अब रेड मसल फाइबर्स में प्रेजेंट है तो हम लोग कहते हैं रेड कलर्ड पिगमेंट है। हमें पता है हीमोग्लोबिन का भाई है तो रेड कलर का ही होगा, रेड कलर्ड पिगमेंट है। रेड कलर्ड क्यों है, क्योंकि भाई इसके पास हीमोग्लोबिन की तरह आयरन है, तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, क्लियर, समझ रहे हो। और हम लोग कहते हैं कि ये जनरली 1 मोल ऑक्सीजन का कैरी करता है, कैरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कैरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 ही मोल कैरी कर सकता है ये, ठीक है, कैरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, मसल पिगमेंट है, नोट कर लो इसे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करो। हो गया, हो गया क्या, चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, यहाँ ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट वाला पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। तो एक्स्ट्रा में हम लोगों ने एंजाइम्स डिस्कस कर लिए, पिगमेंट डिस्कस कर लिया, फिर हम लोगों ने कहा था कि अदर मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन और लैक्टिक एसिड। अब वो क्यों प्रेजेंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ग्लाइकोजन और लैक्टिक एसिड क्यों प्रेजेंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है भाई, मसल सेल्स जो है ना, मसल सेल्स ये क्या करते हैं, इनके अंदर जनरली एनर्जी सोर्स ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है इनके अंदर, और ग्लाइकोजन को ये तोड़ते हैं किसमें, ग्लूकोज में, क्लियर, और ग्लूकोज फिर टूटता है पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज फिर पायरुविक एसिड में टूटता है, और पायरुविक एसिड में टूटता है, बाद में पायरुविक एसिड टूटता है लैक्टिक एसिड में। अब ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, तो पहली प्रोसेस देखो, ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लूकोज बना। ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसके इफेक्ट में होती है, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में बकायदा पढ़ा है, किसके इफेक्ट में होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोज की अमाउंट किस हार्मोन के इफेक्ट में, किस हार्मोन की प्रेजेंस में बढ़ाई जाती है, ग्लूकागोन, क्लियर है, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में टूटा, ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हुई। ग्लाइकोलाइसिस खुद एक एनारोबिक प्रोसेस है, बट ये एरोबिक एनारोबिक दोनों सिचुएशन में हो सकती है। बन गया पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं होती डायरेक्टली, तो यहाँ बिना ऑक्सीजन के ये ब्रेकडाउन होते हैं, और इनका ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में। तो ये एनारोबिक ब्रेकडाउन है, एनारोबिक ब्रेकडाउन है, एनारोबिक ब्रेकडाउन हुआ और लैक्टिक एसिड में टूट गया। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, और लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होने से आती है फैटिगनेस, लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन होने से आती है फैटिगनेस, ठीक है। ये सारे कांड अभी मसल में चल रहे थे, तो पता चला फैटिगनेस क्यों आती है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म हुआ। भाई जितना ज्यादा ग्लूकोज तोड़ेंगे मसल, जितना ज्यादा एनर्जी यूज करेगी, उतने ज्यादा पायरुविक एसिड और उतने ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेंगे, लैक्टिक एसिड बनेंगे तो उतने ज्यादा डिपोजिट होंगे, उतने ही ज्यादा डिपोजिट होंगे
वीकनेस आएगी और हमें लगेगा मसल कतई थक के चूर हो चुकी है। समझ रहे हो? फिर क्या होता है, क्या ये हमेशा ऐसे रह जाता? नहीं, फिर लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है वापस। किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा? तो लैक्टिक एसिड से ये मानो तुम लोग 20% लैक्टिक एसिड को तो यूज कर लेंगे हम लोग एटीपी बनाने के लिए, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और 80% लैक्टिक एसिड को हम लोग चेंज कर देंगे या यूज कर देंगे ग्लाइकोजन बनाने के लिए। ठीक है, ग्लाइकोजन बनी। अब ये ग्लाइकोजन को वापस हम लोग ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ देते हैं और ये ग्लूकोज फिर से यूज हो जाता है। ये ग्लूकोज फिर से यूज हो जाता है। तो ये जो सारा कांड हो रहा है ना, ये सारा कांड, ये जो साइक्लिक मैनर में ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये हमें एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था जिसका नाम था कोरी। तो हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल। क्लियर है? ये है कोरी साइकिल, इस तरह से परफॉर्म होती है कोरी साइकिल। क्लियर है? ये कोरी साइकिल है। क्लियर? समझ गए? अब ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं तो प्रोसेस तो वही हो रही है। कौन सी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ये प्रोसेस है कोरी साइकिल की। ये है जिसकी वजह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मसल्स में क्यों प्रेजेंट है ग्लाइकोजन और क्यों प्रेजेंट है ग्लूकोज। क्लियर है? निपटाओ। हो गया? ये भी कोरी साइकिल है जिससे हमें आइडिया लगता है कि कैसे मसल फंक्शन करती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, फिर वापस इसी तरह से बीच में लैक्टिक एसिड बनाना क्यों जरूरी था और क्यों बना? क्योंकि यहाँ मसल में एरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड वेट उठता है। इसे हम लोग एक तरह से फर्मेंटेशन भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और एक्चुअल में लैक्टिक एसिड प्लस वाटर में टूटता है। ठीक है, ये होगा। तो ये लैक्टिक एसिड बन गया और लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये पूरा फैटी ब्रेस्ट वाला सिस्टम। तो ये याद रखना। फिर थोड़ी देर बाद लैक्टिक एसिड को हम लोग ग्लाइकोजन और एटीपी में चेंज करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ लो ये काम कहाँ होता है? ये लैक्टिक एसिड तो ये तो काम मसल सेल में चल रहा था, ये काम हो रहा है, ये चल रहा है लीवर में। क्लियर है? हेपाटो में, हेपाटोसाइट्स, हेपाटोसाइट्स, इन हेपाटोसाइट्स। ठीक है, ये हो रहा है लीवर सेल्स में। तो ये लैक्टिक एसिड यहां से कहां गया? लीवर में, हेपाटो की तरफ गया और वहां ये काम हुआ। ठीक है, समझ गए? ये सब ये कोरी साइकिल, ये कोरी साइकिल हो गया, कंप्लीट है। तो अब हम लोगों को समझ आया कि वहां जो हम लोग कह रहे थे कि भाई ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, सॉरी मायोफिलामेंट तो अभी डिस्कस नहीं किए, मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, 3 एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये सारे पॉइंट किस लिए थे और किस किस फंक्शन में यूज हो रही है पता चला? ये पॉइंट क्लियर हुए? चलो अब अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग मायोफिलामेंट्स की बात करेंगे। मायोफिलामेंट्स की बात करेंगे। तो मायोफिलामेंट्स की बात करने से पहले हम लोग इस मायोसाइट मसल सेल या मसल फाइबर की यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें मायोफिलामेंट्स के अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है,
तो इसकी यूनिट क्या होती है? इस मायोफिलामेंट मसल सेल मायोफाइबर की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सार्कोमियर। क्लियर? इसकी यूनिट होती है सार्कोमियर। सार्कोसाइट की यूनिट सार्कोमियर। क्लियर? और एक सार्कोमियर अगर अपन बनाए तो किस तरह का नजर आएगा ये देख लेते हैं। तो जनरली एक सार्कोमियर इस तरह से, ठीक है, एक सार्कोमियर के अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बनाना। ठीक है, अब इसमें अरेंजमेंट किस चीज की और कैसे होती है? तो ये मसल फाइबर की यूनिट है और मसल फाइबर किस चीज से बने हैं? मसल फाइब्रिल से बने हैं। मायोफाइबर किससे बना? मायोफाइब्रिल से बना है। मायोसाइट मसल सेल किससे बना है? मायोफाइब्रिल से बना है, यानी मायोफिलामेंट से बने हैं। फिलामेंट हम लोगों ने कहे थे एक्टिन मायोसिन दो तरह के होते हैं। अब एक्टिन और मायोसिन किस तरह के होते हैं और कहाँ अरेंज है ये देख लो। तो एक्टिन मायोसिन इस तरह के फिलामेंट्स हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसको इसी तरह से बनाना है। डायग्राम्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अगर हम लोग ढंग से समझें तो। ठीक है, ये मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट है इस तरह की।
एक तरह के मायोफिलामेंट है, दूसरी तरह के मायोफिलामेंट बनाते हैं अपन। ठीक है, दूसरे तरह के मायोफिलामेंट कैसे होगा, तो देखो दूसरे तरह के मायोफिलामेंट इस तरह के हैं कुछ। ऐसे अरेंजमेंट, ठीक है, क्या है कि ऐसी अरेंजमेंट होती है। ये समझ गए, बनाओ। ठीक है, अब देखो ये है क्या, तो पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये जो मायोफिलामेंट हम लोगों ने इस साइड बनाए हैं, ठीक है, ये तो है एक्टिन, और ये मायोफिलामेंट जो बीच में बनाया है ये मायोसिन। तो यहां फिर दोबारा मायोसिन होता है, नीचे फिर एक्टिन होता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, हम लोग एक यूनिट से ही समझ लेंगे ये चीजें, समझ रहे हो। अब सार्कोमियर किसे कहेंगे, तो एक सार्कोमियर, ये इतनी डिस्टेंस से एक सार्कोमियर होती है, ठीक है, ये एक सार्कोमियर है, क्लियर है। तो इन लाइंस के बाहर का जो है वो एक सार्कोमियर का नहीं है, वो दूसरे सार्कोमियर का हिस्सा है, एक सार्कोमियर इतना ही है इन लाइन के अंदर। तो ये लाइन कौन सी है, ये है जेड लाइन, क्लियर, जेड लाइन, या फिर इसे बोलते हैं क्राउज मेम्ब्रेन, क्राउज मेम्ब्रेन, समझ लो, ये जेड लाइन या क्राउज मेम्ब्रेन है। अब सार्कोमियर को एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो बिल्कुल बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करती है, कि इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस हम लोग मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है एम लाइन, ये एम लाइन है, समझ लो, जो मायोसिन को दो बराबर पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर रही है। अब देखो एक चीज कि एम लाइन मायोसिन को दो बराबर पार्ट में डिफरेंशिएट कर रही है, और मायोसिन की जितनी लेंथ है ना, मायोसिन की जितनी लेंथ है, हम लोग जितनी लेंथ मायोसिन की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पूरी लेंथ के एरिया को हम लोग कहते हैं ए बैंड है, क्लियर है, ये क्या है, ए बैंड, मायोसिन की जितनी लेंथ है वो ए बैंड है, क्लियर है। फिर मायोसिन की लेंथ को छोड़ करके जो हिस्सा बच गया, यानी जो एक्टिन वाला एरिया है, आधा इस साइड और आधा इस साइड, ठीक है, ये एक्टिन वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं ये आई बैंड है, ये क्या है, आई बैंड है, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है। और अब जो पार्ट बच गया, मतलब वो हिस्सा जहां सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन है ही नहीं, ये बीच वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्स जोन, एक्स जोन कहते हैं, एक्स जोन यानी हैंसन जोन, ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख लेना हैंसन जोन, एक्स जोन यानी हैंसन जोन, क्लियर है, वो एरिया जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, क्लियर। आई बैंड क्यों कहा, आई बैंड इसलिए कहा कि ये लाइट बैंड है,
लाइट बैंड है, यहाँ अपीयरेंस लाइट आती है, क्लियर, मतलब लाइट शो होता है एरिया में, ठीक है। अब बाकी इससे को, अब इसे ए बैंड क्यों कहा हम लोगों ने, इसे ए बैंड क्यों कहा रे, ये जहां जितनी लेंथ मायोसिन की उस लेंथ को ए बैंड क्यों कहा, क्योंकि ये हिस्सा हमें डार्क नजर आता है और इसे हम लोग डार्क बैंड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ए बैंड कहते हैं, डार्क बैंड है, क्लियर, डार्क नजर आता है, ये लाइट नजर आता है, इसलिए आई बैंड। अब डार्क बैंड को हम लोग साइंटिफिकली एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड, इसलिए ए बैंड बोल दिया, और लाइट बैंड को साइंटिफिकली आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, इसलिए इसे आई बैंड बोल दिया, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, क्लियर। अब याद भी रह जाएगा, आई बैंड लाइट में ही है आई, डार्क वर्ड में कहां आई आ रहा है, और ए बैंड डार्क में है ए, और आई लाइट में कहां ए है, ठीक है, तो ए डार्क आई लाइट, ठीक है, इस तरह याद रख लो। ए बैंड मायोसिन की पूरी लेंथ है, आई बैंड एक्टिन का वो हिस्सा है जहां सिर्फ एक्टिन है, ओनली एक्टिन, एक्टिन की लेंथ नहीं देखी जाती, एक्टिन का वो हिस्सा देखा जाता है जो ढका हुआ नहीं हो मायोसिन से, जहां मायोसिन नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हो। और एच जोन वो हिस्सा जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। एम लाइन इमेजिनरी लाइन है जो पूरे सार्कोमियर को दो पार्ट में डिफरेंशिएट करी है, एक सार्कोमियर है, दो जेड लाइन के बीच का हिस्सा होता है, दो क्राउस मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहां हम लोग एक सार्कोमियर को किसके बराबर बता सकते हैं, एक सार्कोमियर को किसके बराबर बता सकते हैं, एक सार्कोमियर क्या बता सकते हैं, एक सार्कोमियर, वन सार्कोमियर इक्वल टू, एक तो पूरा ए बैंड और इस आई बैंड का आधा हिस्सा, इस आई बैंड का आधा हिस्सा, ठीक है, तो वन सार्कोमियर इक्वल टू वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड, क्लियर, वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड, ये एक सार्कोमियर है, क्लियर, ये एक सार्कोमियर है, याद रखना, समझ लो, मतलब एक ए बैंड और एक आई बैंड कह सकते हो तुम लोग, ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है। अब यहां से हमें एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर भी समझ आ रहा है, एक्टिन हेलिकली कोइल्ड हमारे डीएनए जैसा स्ट्रक्चर है, और मायोसिन इस तरह का स्ट्रक्चर है, टेडपोल जैसा स्ट्रक्चर है, पूंछ वाला सा हिस्सा है, ठीक है। ये हम लोग कल ब्रीफली डिफाइन करेंगे, क्लियर। आज ये पॉइंट ये सार्कोमियर निपटा लो, याद रखना, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।